चलो जी, तो हम बात कर रहे थे मोल्स की। तो मोल्स की कन्वर्जन हमने सिंपल पढ़ी थी। मोल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल्स और इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और ये सिंपल कन्वर्जन्स की हमने प्रैक्टिस भी काफ़ी करी। अभी आगे पास पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये है कि नेक्स्ट हमने बात स्टार्ट की थी केमिकल, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें सिंपल मैंने आपसे लास्ट टाइम ये बात की थी कि सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, लास्ट टाइम हमने इक्वेशन लिखी भी थी। तो व्हेन वी से कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन मीन्स N2, नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस. So nitrogen reacts with hydrogen, that means it reacting with hydrogen H2. Hydrogen is also a diatomic gas to produce ammonia gas. अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3. या आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मूलाज आपको याद होना शुरू होंगे, बट फिलहाल जस्ट हम ये कह रहे हैं कि नाउ दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन है। इसमें आपकी ये जो साइड है, दिस साइड इज नोन एज, दिस इज रिएक्टेंट। ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं। एंड दिस साइड ऑफ द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट साइड आ गई। रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब द फाइनल थिंग इज दैट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, और बैलेंसिंग के लिए आपके नंबर ऑफ एटम्स जो है बराबर होने चाहिए। रूल्स की मैंने बात की थी। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन, मतलब जो भी आपने नंबर लगाना है वो इस पे यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, और यहाँ कोफिशेंट्स के तौर पे आप यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं। तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट साइड पे 2 नाइट्रोजन है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 नाइट्रोजन होने चाहिए। तो आपने यहाँ 2 लगा दिया, 2 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, बट जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, बट उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी 6 हो गए, बिकॉज जो भी नंबर आप यहाँ लगाएंगे ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट बिकम्स 6। तो वी हैव 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी 6 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। तो रिएक्टेंट पे नीचे 2 ऑलरेडी है, तो ऐसा क्या नंबर लगाएं कि ये 6 हो जाए? तो आपने सिंपली यहाँ पे 3 लगा दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज ऑल्सो 6। अब जहाँ पे कुछ नंबर नहीं है इसका मतलब वहाँ 1 है, तो 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट सिंपल अ बैलेंस इक्वेशन है। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही लेट से मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मीथेन CH4 reacts with oxygen to produce carbon dioxide and water. ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपने इसको बैलेंस करना है, तो आपने सिंपल ये देखा कि रिएक्टेंट साइड पे कार्बन कितने हैं? 1, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 कार्बन है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 4 हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या नंबर लग जाएगा जी बेटा? प्रोडक्ट साइड पे वाटर के साथ क्या नंबर आ जाएगा? 2 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? 2। ये 2 2 द 4, और अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? दिस इज 2। तो ये आपने इक्वेशन बैलेंस कर ली। अब बैलेंसिंग मतलब ऐसा यूँ समझें कि ये प्रैक्टिस है। जितनी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे चल के, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो खुद ब खुद आपकी ये प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बैठ के यहाँ पे इक्वेशंस बैलेंसिंग कराता रहूँ। या आहिस्ता आहिस्ता आगे आती रहेंगी इक्वेशन, जस्ट आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आपको बैलेंस करनी है। ठीक है, लेट से एक और इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि C2H6 reacts with oxygen to produce carbon dioxide plus water. ठीक है जी, C2H6 reacts with oxygen। एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिए। अच्छा जी, तो C2 जी, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन बेटा, बैलेंस कर लिया ये इक्वेशन। हाँ जी, दो कार्बन हैं, तो आप रिएक्टेंट साइड पे 2 कार्बन हैं, प्रोडक्ट साइड पे कितने कार्बन हो जाएंगे? 2।
कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे 3, 3 2 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। अब ऑक्सीजन आपने काउंट करने हैं, तो 2 2 4, 3 1 3, तो हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 4 + 3 7, सो वी हैव 7 ऑक्सीजन एटम्स, 7 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे आपने इसको 7 ऑक्सीजन करना है, ठीक है। तो 7 के लिए अब आप सिंपल सोचें कि अगर हम यहाँ पे लेट से 3 लगाते हैं तो 3 2 6 हो जाएंगे, अगर यहाँ पे 4 लगाते हैं तो 4 2 8 हो जाएगा। अब 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को बैलेंस करने का सिंपल तरीका क्या है कि जो भी आपके पास नंबर है, ऑब्वियसली आप यहाँ डेसिमल में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 3.5 लिख दें, ये भी करेक्ट है, ठीक है। बट ज़्यादा आसान तरीका क्या है, जस्ट सिंपल ट्रिक क्या है कि जो भी ऑड नंबर आ रहा है, इफ़ यू हैव अ ऑड नंबर, तो जस्ट जो भी ऑड नंबर है वो नंबर लिखें, डिवाइडेड बाय 2, 7.5, तो ऑब्वियसली 7/2 इज़ 3.5। तो जस्ट सिंपल आपको ये याद रहेगा कि जब भी ऑड नंबर आएगा तो आपने सिंपल क्या लिखना है कि ऑड नंबर है तो जो भी ऑड नंबर है, 5 है तो 5/2, 3 है तो 3/2, 7 है तो 7/2, 9 है तो 9/2। नाउ दिस इज टोटली करेक्ट, यानी आप ये रिएक्शन जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेट से आप करेंगे जी 7.5 की जगह पे अगर हम इसको होल नंबर में लिखना चाहें, तो जस्ट आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सारा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब फिर दोबारा बता रहा हूँ, जब भी आपके पास ऑड नंबर आ जाए, आपको ऑड नंबर को बैलेंस करना पड़े, तो उसका सिंपल आसान तरीका क्या है कि जो भी नंबर है वो नंबर लगा के डिवाइडेड बाय 2 लिख दें, तो वो ऑड नंबर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये फ्रैक्शन जो आपके कोफिशिएंट हैं ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 2 1 2, तो 2C2H6 प्लस 2 × 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 7O2 मेक्स 2 2 4CO2 प्लस 2 3 6H2O, तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ये भी करेक्ट वे है लिखने का और ये भी करेक्ट वे है, दोनों में से आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है जी। क्लियर है बेटा ये बात, इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है जी, तो ये जस्ट सिंपल हमने देख लिया कि बैलेंसिंग के ये डिफरेंट रूल्स हैं। अब ये जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे आपको आइडिया होता रहेगा बैलेंसिंग किस तरह से होती है, ठीक है। फिलहाल जस्ट हमने इसको देखना था कि इक्वेशन बैलेंसिंग किस तरह से है, इक्वेशन लिखते किस तरह से हैं। अब हम देख लेते हैं कि हाउ टू रीड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन को आप किस तरह से रीड करेंगे, जैसे लेट से मैं कहता हूँ कि जी हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर H2O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो इसको बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब 1 अगेन ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर को बैलेंस करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 मीन्स 0.5, 0.5 to the 1, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब आपको इसको फ्रैक्शन से हटा के होल नंबर में लाना है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 2H2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, O2 मेक्स 2H2O, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, अब आप इस बैलेंस्ड इक्वेशन को किस तरह से रीड करेंगे, नाउ हाउ कैन वी रीड दिस बैलेंस इक्वेशन, तो ये सिंपली आप इसको पढ़ेंगे, दिस इज 2 इन टर्म्स ऑफ मोल्स, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये जस्ट हम इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। फिर इसी तरीके से इसको आप क्या पढ़ेंगे, दिस इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो मीन्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रीड अ बैलेंस्ड इक्वेशन, मीन्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। दिस इज द वे हाउ वी रीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है यहाँ तक बात? जस्ट हमने सिंपल ये देख लिया कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते कैसे हैं और बैलेंस्ड इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल रीड आपने किस तरह से करना है, ठीक है। ऐसे ही हम ऊपर चले जाएं, लेट से मैं कहता हूँ कि जी इस इक्वेशन को अगर देखें तो दिस इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, दिस इज 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 moles of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी रीड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपने सिंपल इस तरह से
इक्वेशन को रीड करना होगा। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है ये बात सबको? ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये इक्वेशंस को हम आगे इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस भी सॉल्व करेंगे, बट अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है एंड हाउ टू डिटर्मिन दी एम्पेरिकल फार्मूला, किस तरह से आप एम्पेरिकल फार्मूला डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आप सिंपल ये जहन में रखें कि अ फार्मूला रिप्रेजेंट्स अ कंपाउंड। ठीक है, फार्मूला जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? फार्मूला रिप्रेजेंट कंपाउंड। फार्मूला किसे रिप्रेजेंट करता है? कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स कंपाउंड। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? फार्मूला के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला। जैसे लेट्स से NaCl इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम carbonate is the formula of CaCO3 is the formula of calcium carbonate. एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हम बात कर रहे थे, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? इट इज़ दी सिंपलेस्ट फार्मूला। सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन कर लें, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? दिस इज दी सिंपलेस्ट फार्मूला। ठीक है, ये क्या, इसको हम सिंपली कह सकते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला। तो इट यानी सिंपलेस्ट फार्मूला से क्या मुराद है, अब आप समझें कि इट ओनली टेल्स अबाउट दी, यानी इट ओनली टेल्स टू थिंग्स अबाउट अ कंपाउंड। इट ओनली टेल्स टू थिंग्स अबाउट अ कंपाउंड। ठीक है, यहाँ से आपको किसी भी कंपाउंड के बारे में दो बातें पता लगेंगी। ठीक है, इट ओनली, यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि लेट्स से मैं आपसे कहूँ कि जी दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2O। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है जी, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है। तो अब इससे आपको ग्लूकोज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? ठीक है, व्हाट इन्फॉर्मेशन आर वी गेटिंग फ्रॉम दिस फार्मूला? तो यहाँ से पहली चीज़ तो जो हमें मालूम हो रही है वो ये कि बेसिकली ग्लूकोज कंटेन 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इट ओनली टेल्स 2 थिंग्स अबाउट अ कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल्स द डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट के कौन कौन से, यानी ग्लूकोज जो है वो किन एलिमेंट से मिलके बन रहा है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहली चीज़ तो हमें यहाँ से ये पता लग रही है कि डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से जो है वो इसमें मौजूद है। एंड सेकेंडली इट टेल्स दी सिंपलेस्ट रेशो, इट टेल्स दी सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, ये आपको क्या बताएगा? इट टेल्स दी सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, इट टेल्स दी सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो जो है ये बताएगा आपको। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें जो है वो हमें यहाँ से पता लग रही है। नंबर वन, इट टेल्स दी डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट, एंड सेकेंडली इट टेल्स दी सिंपलेस्ट रेशो। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सिंपलेस्ट रेशो? यानी हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ से सिंपलेस्ट रेशो मुझे क्या पता लग रही है कि ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ, यानी एटलीस्ट यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? 1:2:1। यानी ग्लूकोज में जितने भी कार्बन हैं, हाइड्रोजन हमेशा उसके डबल होंगे। ठीक है जी, जितने भी आपके पास ग्लूकोज में कार्बन मौजूद हैं, हाइड्रोजन हमेशा उसके डबल, और कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? 1:1 का रेशो होगा। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो कि व्हाट इज द रेशो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन और कार्बन टू ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। तो एम्पेरिकल फार्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला। इट ओनली टेल्स 2 थिंग्स अबाउट अ कंपाउंड। नंबर वन, इट टेल्स द डिफरेंट एलिमेंट्स, कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, एंड सेकेंडली इट टेल्स द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बेटा ये सबको? जी, एम्पेरिकल फार्मूला क्लियर हो रहा है सबको क्या है? ठीक है जी, तो एम्पेरिकल फार्मूला जो है ये आपको किसी भी कंपाउंड के बारे में दो चीज़ें बता सकता है। नंबर वन, कि डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से मौजूद हैं। सेकेंडली इट टेल्स दी सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, ये आपको सिंपलेस्ट रेशो बताएगा। बट द थिंग
जो मतलब आप ये कहने की द थिंग इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट अ कंपाउंड इज इट डज नॉट टेल्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, फ्रॉम एम्पेरिकल formula we cannot deduce the actual number of atoms in a molecule. ठीक है, फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला वी कैन नॉट डिड्यूस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यानी अब ग्लूकोज का ये एम्पेरिकल फार्मूला है. ठीक है, बट जो ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है वो क्या कहलाता है वो हम आगे बात करेंगे. ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है C6H12O6. अब अगर आपको ये फार्मूला ना पता हो तो इस फार्मूले से आप कभी भी इसमें कन्वर्ट नहीं कर, मतलब एम्पेरिकल फार्मूला आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं और कितने ऑक्सीजन. ठीक है, अगर आपको सिंपल ये पता लग जाए कि कितने कार्बन है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आप बता देंगे क्योंकि आपको पता है कि 1:1 का रेशियो है. ठीक है, बट ये सिंपलेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको उससे आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा. ये इट डज नॉट टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी, अब जैसे ग्लूकोज का तो फॉर्मूला आप सबने सुना हुआ होगा तो जहन में होगा, बट लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी CH इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. ठीक है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. तो अब इस फॉर्मूला से आपको सिर्फ ये पता लग रहा है कि इन बेंजीन, यानी इफ इट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट मीन्स इन बेंजीन द रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन इज 1, यानी जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन भी उतने ही होंगे. बट इससे हमें ये नहीं पता लग रहा एग्जैक्टली एक मॉलिक्यूल में, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है. तो इट डज नॉट गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो यहां से आपको पता नहीं लग सकता. ठीक है जी, तो इसकी शॉर्टकमिंग्स भी क्लियर हो गई सबको कि ये सिंपल दो चीज़ें आपको बता रहा है. नंबर 1, हाउ मेनी डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट एंड देयर सिंपलेस्ट रेशो. बट ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आपको नहीं बता सकता. एम्पेरिकल फॉर्मूला की शॉर्टकमिंग क्या है कि यहां से आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मालूम नहीं होंगे. जी क्लियर है ये बात? जी बेटा, सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, तो ये तो हमने सिंपल बात कर ली कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मालूम हो सकती है. सेकेंडली, और दूसरी बात ये कि एग्जैक्टली आप यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं और क्या चीज़ आपको यहाँ से पता नहीं लग सकती. ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला इट गिव्स द information about different elements, it gives the information about simplest ratio, but what it cannot tell is the actual number of atoms present in a molecule. So for actual number of atoms present in a molecule we need a different type of formula, and that is molecular formula. The second type of formula is molecular formula. तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सिंपल कह सकते हैं कि इट इज़ अ मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ अ फार्मूला. ठीक है, इन विच वी कैन टेल द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, मतलब दिस इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ फार्मूला. सो फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला वी कैन टेल द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. वी कैन टेल द सिंपलेस्ट रेशो. ठीक है, मतलब जो फंक्शन एम्पेरिकल फार्मूला का है वो यहाँ से भी पता लग सकता है. वी कैन टेल द सिंपलेस्ट रेशो एज वेल. So these are two different types of formulas. Empirical formula which only gives partial information about a compound, and molecular formula it gives the although not complete information but as per our syllabus, अगर हम O levels के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए ये complete information है. It gives the actual number of atoms, right? So for example the molecular formula of benzene or the actual formula of benzene is C6H6 is the actual formula of benzene. This is the molecular formula of benzene. ठीक है जी, ये क्या है? It is the molecular formula of benzene.
अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें 6 1 6 6 1 6, तो यहीं से आपको एम्पेरिकल फार्मूला भी मिल जाएगा CH। तो मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल में तो जा सकते हैं, बट एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर में जाना मुश्किल है। जा सकते हैं बट उसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। ठीक है। ऐसे ही लेट से मैं आपसे कहूँ कि जी सपोज इफ़ दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, अब जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, इसको सिंप्लीफाई करें 6 1 6 6 2 12 6 1 6, so this becomes CH2O। so this is the molecular formula। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, एंड this is molecular formula of benzene and this is the empirical formula of benzene, सॉरी ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये एम्पेरिकल फार्मूला है। इसी तरीके से लेट से हम कहते हैं कि ब्यूटेन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10, तो व्हाट वुड बी इट्स एम्पेरिकल फार्मूला? जी बेटा, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? If the molecular formula of butane is C4H10, what would be its empirical formula? C2H5। आपने सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया, 2 2s are 4, 2 5s are 10, so it becomes C2H5। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँ कि जी the molecular formula of carbon dioxide is CO2, so what would be its empirical formula? What would be the empirical formula of carbon dioxide? जी, what would be the molecular formula of carbon dioxide is CO2, so the empirical formula would also be same because we cannot further simplify it। ठीक है, ये further simplify नहीं हो सकता, so the empirical formula would also be CO2। so it यानी आप सिंपल ये जहन में रखें कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट का मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला वुड ऑलवेज बी डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं। इफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, फॉर एग्जांपल H2O, it cannot be further simplified, so empirical formula would also be H2O। ammonia NH3 cannot be further simplified, empirical formula would also be same NH3, right? So we just have discussed molecular and empirical formula. What is empirical formula? Which gives only the different type of elements and the simplest ratio. And what is molecular formula? Which gives the actual number of atoms present in a molecule, कि actual number of atoms कितने हैं किसी भी molecule के अंदर। जी, यहाँ तक किसी को कोई confusion? क्लियर है यहाँ तक बात सबको? जी बेटा, सबको क्लियर है?